स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोगों ने आज से शुरू किया है एक नया चैप्टर क्लास 10th का एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। एक्चुअली इस ईयर यानी 2020 ईयर में आप लोगों का लास्ट वाला जो बायो का चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज उसी सिलेबस से हटा दिया गया है। मैंने अपने न्यू सिलेबस के लिए भी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इस साल के लिए बायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। क्लियर एंड बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों ने काफी जल्दी अपने सिलेबस को कवर अप कर लिया ताकि रिविजन्स भी हमारा आसानी से हो सके। आर एनवायरनमेंट ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसके बहुत सारे टर्म आप लोगों ने पहले से भी पढ़ रखे हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म ये चैप्टर है। इससे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट बच्चे यदि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन किसी चैप्टर से आता है तो 1 नंबर भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है एंड इट इज वेरी इजी टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। आर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ। एनवायरनमेंट व्हाट, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ का जो सराउंडिंग है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, यानी यदि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर है, जहां पर वो रहता है, उसके चारों तरफ आप देखिए क्या क्या होता है। आप लोग जो जहां पर भी हो, ठीक है, कोई भी बच्चा किसी भी इलाके में हो, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ उस वक्त, तो वहां पर क्या देखिए एटमॉस्फेयर है यानी एयर है, वेरी गुड है। हम लोग लैंड पर खड़े हैं, चलिए लैंड है हमारा। और हम जिस इलाके में रहते हैं, मैं एक कमरे की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पानी का कुछ ना कुछ होगा ही, वाटर रिसोर्सेस या वाटर बॉडीज कुछ ना कुछ तो होगा ही। आपके नजदीक में कोई रिवर हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड वाटर तो है ही, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट, पहले तो हम लोग इस टर्म को समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग जिस जगह पर भी रहता है उसके सराउंडिंग में जो भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये 3 चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ये तीनों चीज मौजूद हैं। फिजिकल थिंग्स भी हैं, केमिकल थिंग्स भी हैं एंड बायोलॉजिकल थिंग्स भी हैं, और ये तीनों मिलकर किसी भी एनवायरनमेंट को बनाते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट किस किस चीज से बना हुआ है? कोई फिजिकल थिंग से बना हुआ है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। भाई बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मीन्स जितनी भी लिविंग्स। अब आप यदि एक कमरे में भी बैठे हो तो क्या आप अकेले हो? बिल्कुल नहीं, आप अकेले नहीं हो। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां होंगे, हो सकता है कोई लिजार्ड हो सकता है कोई इंसेक्ट हो, ठीक है। तो आप अकेले कहीं भी नहीं होते हैं, आपके चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद रहते ही हैं। आप यदि अकेले कमरे में बैठे हो फिर भी क्लियर, आप अकेले कभी भी नहीं है। तो बायोलॉजिकल थिंग्स यानी लिविंग्स। केमिकल थिंग्स, अब केमिकल थिंग्स में क्या आ जाएगा भाई? हमारा जो एयर है, एयर के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, सॉइल है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो आयंस हैं, पार्टिकल्स हैं, क्लियर, दीज आर ऑल केमिकल थिंग्स। एंड फिजिकल, फिजिकल भाई क्या हो गया आपका? आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, एयर का प्रेशर कैसा है, वहाँ पीएच कैसा है एंड सो ऑन, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है। तो इस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट इन द सिंपल लैंग्वेज, वो सराउंडिंग जिससे हम घिरे हुए हैं, और इसमें ये 3 चीज हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट। क्लियर? आई थिंक आप लोगों का एनवायरनमेंट टर्म क्लियर हो गया होगा ना। अब भाई फिजिकल, हम लोग लिविंग हैं, हमें फिजिकल से क्या लेना देना? क्यों ये फिजिकल जरूरी है? सिर्फ भाई बायोलॉजिकल है तो लिविंग से हमारा ताल्लुक है, साथ में अगर हमारा केमिकल्स है क्योंकि मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड सो ऑन, ये सारा चीज चाहिए, तो भाई हमारा संबंध किससे होना चाहिए? दूसरे लिविंग से होना चाहिए। व्हाट इज द नीड ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट? फिजिकल का क्या काम है? फिजिकल का काम है क्योंकि ये जो फिजिकल फैक्टर्स है या फिजिकल मटेरियल आपके एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो वहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। आप किस तरह के क्लाइमेट्स में रहते हैं
वो कंट्रोल करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं लिविंग्स को कि भाई आप यहाँ पर आकर रहो, ठीक है। तो इसलिए किसी भी इन्वायरमेंट के लिए ये 3 फैक्टर का होना बहुत ही जरूरी है और यही तीनों फैक्टर मिलकर बनाते हैं इन्वायरमेंट। क्लियर? तो आप लोगों का इन्वायरमेंटम क्लियर हो गया कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोगों को इस चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ना है ना। इन्वायरमेंट में हम लोग देखते हैं बहुत सारे सामान देखते हैं भाई, लिविंग्स भी देख रहे हैं हम लोग, नॉन लिविंग्स भी देख रहे हैं, मिनरल्स, रॉक्स, सॉइल्स, एयर, बहुत सारा चीज देख रहे हैं। बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग देख रहे हैं, कुछ तो नहीं भी दिख रहा है जैसे एयर नहीं दिखता है, बट बहुत सारा मटेरियल्स हम लोग देखते हैं, डेली यूज भी करते हैं। या बात कहें तो बहुत सारा वेस्ट हमारे घर से निकलता है, कुछ वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये टर्म आप लोग जानते हैं, बट यहाँ भी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ये दोनों वही मतलब है जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बायोडिग्रेडेबल मीन्स वैसे सब्सटेंस जो कि डिग्रेड हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, एंड सिंपलर सब्सटेंस में टूट सके। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मान लिया आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को लेकर आप एज इट इज उसे छोड़ दीजिए। यदि आपके पास कोई अर्थन पॉट है या फिर मिट्टी है, आपके घर में गमला हो, उसकी मिट्टी में आप डाल दीजिए। क्या देखते हो, आपने जो एक एप्पल लिया, ठीक है, वो एप्पल आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एप्पल लेना है और उसे रख देना है। क्या होगा, एक दिन वो एप्पल ठीक रहेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो सड़ना शुरू होगा। जब वो सड़ना शुरू होगा तब उस समय क्या होगा, सड़ते 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 क्या होगा, एक दिन आप क्या देखोगे कि अरे ये क्या, ये एप्पल तो है पिघल करके या मेल्ट होकर या सड़कर, इन सिंपल लैंग्वेज अभी मैं बता रही हूँ, सड़कर ये फिर आपने जिस भी पॉट में रखा था तो ये एप्पल सड़ गया और ये लिक्विड के फॉर्म में बन गया और धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कि एप्पल कहाँ था, ये क्या हुआ। दिस इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। अब एक्चुअली होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि एप्पल के अंदर मौजूद जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उसको तोड़ना शुरू करते हैं और तोड़ते 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 क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको वो सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में, सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये काम किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये काम होता है। तो वैसे सब्सटेंस और ये जो सिंपलर फॉर्म है यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे ही हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोडिग्रेड हो जाए या डिकम्पोज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, उसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो हमेशा लिविंग से ही एक्सट्रैक्ट होगा। मैं इस एप्पल को इरेज कर देती हूँ, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो भी होगा वो लिविंग से रिलेटेड होगा, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर, ऑर्गेनिक मटेरियल से वो रिलेटेड होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि कितने भी दिनों तक फेंके गए हों उनका डिग्रेडेशन नहीं होता है, वो जैसे थे वैसे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, डेली हर कोई अपने घर में यूज कर रहा है, ऐसे यूज इसे करना नहीं चाहिए। एंड दिस इज प्लास्टिक। ठीक है, दिस इज मेटल। अब अगर मैं यहाँ मेटल लिखूंगी तो आप तो ये बोलोगे कि मैम करोजन तो होता है, आयरन में रस्टिंग होता है, और जब आयरन के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी रख देते हैं तो उसमें रस्टिंग होता है, एंड रस्टिंग के बाद तो वो डिग्रेड हो ही जाता है ना, होता है। बट क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है? नहीं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण नहीं होता है, वो होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। यहाँ हम लोगों को पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिग्रेड कर दें। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस हैं
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी वैसी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स, मेटल्स, ग्लास एंड सो ऑन। क्लियर। और बायोडिग्रेडेबल जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये इसका जो एग्जाम्पल्स रहेगा वो हमेशा लिविंग्स रहेगा या लिविंग का प्रोडक्ट रहेगा। जो एक्सक्रीटा है या जो वेस्ट प्रोडक्ट लिविंग की बॉडी से निकलते हैं, लिविंग की बॉडी का जो डेड बॉडी हुआ, ये सारा कुछ यानी लिविंग की बॉडी से रिलेटेड एंड लिविंग, ये सारे के सारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल। यहाँ एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है कि क्यों कोई सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल और कोई सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसमें क्या खास बातें होती है, सोचिए क्यों होता है ये, बायोडिग्रेडेबल क्यों है और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये क्यों है कोई भी सब्सटेंस, क्यों? इट डिपेंड्स अपॉन डिकम्पोजर्स। भाई ये नया टर्म कहाँ से आ गया? डिकम्पोजर, इट मीन्स वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। यानी कोई सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल है, कोई सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनका नेचर काफी स्पेसिफिक होता है। भाई मैं तो अगर एप्पल को गलाने वाला काम करता हूँ तो मैं एप्पल को ही गलाऊंगा, ठीक है। मैं भाई बनाना नहीं पसंद करता, मैं बनाना नहीं खाऊंगा। कुछ इस तरह की उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, और ड्यू टू दिस स्पेसिफिक एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, some substances are biodegradable and some substances are non biodegradable। तो आप लोगों का एनवायरमेंट टर्म क्लियर हो गया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल टर्म कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने मेजर टॉपिक में, जो कि सबसे लंबा टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड दिस इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इकोसिस्टम, इको इस मीन्स एनवायरमेंट एंड सिस्टम मीन्स सिस्टम। क्लियर। हमारे एनवायरमेंट में यदि हम लोग अपनी ही बात करें, जितने भी लिविंग रहते हैं, क्या वो लिविंग्स आपस में मिलके ही अकेले रह सकते हैं? क्या उनका इंटरेक्शन अपने चारों तरफ इस नॉन लिविंग के साथ नहीं होता है? होता है। आप खुद देख लीजिए ना, आप क्या अकेले जिंदा रह सकते हो उस धरती पर? नहीं रह सकते हो। आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आप कहाँ से लेते हो? यही एयर से लेते हो। जब आप एयर यानी एटमॉस्फेयर से लेते हो, क्या एटमॉस्फेयर लिविंग है? नहीं, एटमॉस्फेयर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है। प्लांट ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए, वो भी इन्वायरमेंट से लेता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो भी इन्वायरमेंट से लेता है, ठीक है। और ये साइक्लिक फॉर्म में फिर से रिसाइकल हो जाता है। ऑक्सीजन साइकिल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, उसका मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्या है भाई? दिस इज एटमॉस्फेयर, और यहाँ से जो ट्रीज हैं उसने क्या लिया? CO2 लिया। भाई क्या लिया? CO2 लिया। फोटोसिंथेसिस किया, ऑक्सीजन निकला, भाई ये भी यूज किया ऑक्सीजन, और एनिमल्स ने भी यूज किया। और फिर आफ्टर रेस्पिरेशन क्या हुआ? फिर से CO2 नेचर में चला गया। तो इस तरह से किसी भी इन्वायरमेंट में कैसा भी कंडीशन हो, there is an interaction, there is a relationship between living and their non-living environment। यदि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा इंटरेक्शन 24 घंटा हर समय होते रहता है अपने इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। हमें चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, जो कि हम लोग एटमॉस्फेयर से लेते हैं। वाटर चाहिए होता है, ठीक है, जो हम लोगों को हाइड्रोस्फेयर से मिलता है। भाई फसल उपजती है तभी तो हम लोग खाना खाते हैं, उसके लिए लिथोस्फेयर यानी कि सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द इंटरेक्शन। क्लियर। तो ये तो पहले आप लोगों का क्लियर हो गया कि भाई इंटरेक्शन होता है हर जगह, लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है। देन व्हाट इज दिस इकोसिस्टम? ये जो बेटा पर्टिकुलर टर्म है इकोसिस्टम, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। अब ठीक है, बलिया की एक बहुत बड़ा इलाका है, आपने मैम उसे इकोसिस्टम का नाम दे दिया।
आप पॉन्ड का नाम हम लोग ले सकते हैं इकोसिस्टम में, इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, मॉनसून सीजन में जब बहुत सारे सड़क पे गड्ढे होते हैं या साइड में गड्ढे होते हैं, छोटे से गड्ढे में कोई पानी भर जाता है, ठीक है, ये गड्ढा है, रेनी सीजन में बारिश का पानी इसके अंदर भर गया, आप क्या करते हो? कुछ दिन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसमें छोटे छोटे से टैडपॉल्स तैरते हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे से टैडपॉल्स नजर आते हैं। कुछ इंसेक्ट्स आपको यहाँ पर नजर आने लगेंगे, इंसेक्ट्स के जो कैटरपिलर्स होंगे वो नजर आने लगेंगे। क्या आप वहां जाकर आपने डाला है वहां इन्हें? क्या आप वहां जाकर इनके लिए खाना दे रहे हो डेली कि चलो थोड़ा बिरयानी डाल दिया जाए इन लोगों के लिए? वैसा तो आप लोग नहीं करते ना। तो इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इसे कौन मेंटेन किया है हुए है? कोई बाहर से तो कुछ नहीं दे रहा है। दिस इज सेल्फ कंट्रोल्ड, दिस इज सेल्फ कंट्रोल्ड, ठीक है। एंड दिस इज सेल्फ कंट्रोल्ड यूनिट, जिसे हम लोग सेल्फ कंटेंड यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, इसे बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा है। यहाँ पे जितने भी लिविंग्स हैं, चाहे कोई एल्गी हो या ये टैडपोल है या इंसेक्ट का लार्वा है या वहाँ मौजूद इंसेक्ट्स हैं, जो भी हैं, उन्हें बाहर से हम लोग कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। यानी कि वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा है, खुद वो कंटेंड है, सेल्फ कंटेंड, यानी कि उसमें स्वयं सब कुछ मौजूद है कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। एंड दिस सेल्फ कंटेंड यूनिट इज नोन एज इकोसिस्टम। इज दैट क्लियर? इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज अ सेल्फ कंटेंड यूनिट, इसे बाहर से किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका एग्जांपल्स तो ये दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड। भाई नेचुरल, हम लोग नेचुरल की बात करते हैं, जैसे एक्वाटिक, आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका क्या हो जाएगा? जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर। क्या बाहर से जाके हम वहाँ मछलियों के लिए खाना डालते हैं? नहीं डालते हैं, ठीक है, एसेट्रा। ओशियन एंड सो ऑन। टेरेस्ट्रियल, लैंड पर है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो जो टेरेस्ट्रियल है उसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? लैंड पर जो है वो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, एसेट्रा, बहुत सारे हैं, ठीक है। यानी कि पॉन्ड इट इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट, फॉरेस्ट इट इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट। क्लियर? तो ये था नेचुरल। मैनमेड में क्या आ जाएगा भाई? मैनमेड में यदि एक्वाटिक की मैं बात करूं तो आपने जो अपने घर पर रखा है एक्वेरियम, सभी नहीं रखा, जिन्होंने रखा है एक्वेरियम, जो हम लोग मछली पालते हैं छोटे से पॉट में, ठीक है। हाँ, ये माना कि उसमें हम लोग फूड आइटम्स डालते हैं क्योंकि उसमें उतने नेचुरल थिंग्स मौजूद नहीं होते हैं, उनका फूड नहीं मौजूद होता है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों के सहारे रहता है। यदि बहुत बड़ा सा एक्वेरियम हो और वहाँ पे हम लोग कुछ एल्गी वगैरह डालें तो वो सेल्फ कंटेंड यूनिट हो जाता है ना। टेरेस्ट्रियल की अगर हम लोग बात करें तो टेरेस्ट्रियल की यदि हम लोग बात करते हैं तो भाई पार्क, क्रॉप लैंड, जो खेत होता है हमारा, वहाँ तो हम लोगों ने क्या किया भाई? धान की खेती की, बट उस धान की खेती के साथ बहुत सारे माउस, बहुत सारे रैट्स हो गए, बहुत सारे बर्ड्स हो गए, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हैं ही हर जगह, तो वो सारे के सारे आ जाते हैं। हम लोग वहाँ पे क्या केयर करने जाते हैं? धान के लिए। लेट अस सपोज हमने वहाँ पे धान उपजाया है, हम लोगों ने किसका केयर किया? धान का केयर किया। बट उस क्रॉप लैंड में वो जो हमारा फील्ड है उसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म साथ साथ मिल के रहने लगते हैं, एंड दिस सेल्फ कंटेंड यूनिट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब भाई ये इकोसिस्टम को कौन बनाता है, क्यों ये इकोसिस्टम बनता है? इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो भाई यहाँ पे लिविंग की भी बात हो रही है और नॉन लिविंग की भी बात हो रही है। तो इस इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होंगे वो लिविंग भी होंगे, नॉन लिविंग भी होंगे। तो इस तरह से इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट मेन है, एबायोटिक। भाई एबायोटिक इट मीन्स, एबायोटिक टर्म अब तक आप लोग जान चुके हैं, इट इज नॉन लिविंग थिंग्स।
अब एबायोटिक में हमारा क्या आ जाएगा, एबायोटिक में हमारा आ जाएगा सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है, आपका टेम्परेचर एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज हैं, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट होंगे। क्लियर, एबायोटिक में बस इतना ही पढ़ना है। बायोटिक कंपोनेंट, भाई बायो टर्म जहां है इट इज रिलेटेड विद लिविंग, तो जो बायोटिक टर्म है इट इज रिलेटेड विद लिविंग्स, यानी इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग्स मौजूद होते हैं उन सबको एक साथ कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये 3 टाइप से डिवाइडेड होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3। नंबर वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इट मींस प्रोड्यूस करने वाला। तो अब यहाँ कौन से प्रोड्यूसर है, क्या कैसे फिल्म प्रोड्यूसर की बात की जा रही है? नहीं, यहाँ चूंकि इकोसिस्टम की बात की जा रही है तो इकोसिस्टम में हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स को लेना, यानी भोजन सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई खाना आएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ सोच सकते हैं। क्लियर, तो प्रोड्यूसर यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड को प्रोड्यूस करे, इसीलिए इसे हम लोग फूड प्रोड्यूसर भी कहते हैं। अब सोचिए कि हमारे इस अर्थ पर सभी के लिए खाना कौन प्रोड्यूस करता है? These are autotrophs। तो इसलिए इसमें जो भी रहेगा वो होगा autotrophs, यानी वैसे लिविंग्स जो कि एबायोटिक कंपोनेंट को यूज करके अपना भोजन यानी अपना फूड खुद बनाते हैं। These are always autotrophs। अब उसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी तो रहे ही, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एंड कुछ बैक्टीरियाज आ जाएंगे, यानी कि जो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है यानी ऑटोट्रॉफ्स वो सारे के सारे होते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर के बिना इस धरती पर नहीं रहा जा सकता है, यानी ग्रीन प्लांट्स नहीं हो, वी ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोड्यूसर। क्लियर। सेकंड वन इज कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करे। अब कोई फैक्ट्री यदि मान लिया कि बना रही हो, कोई सोप बना रही हो, ठीक है, एक सोप बना रही हो तो वो हो गए प्रोड्यूसर ऑफ सोप, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी सोप को यूज करते हैं, उसी सोप को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, तो वी आर कंज्यूमर। क्लियर। तो यहाँ फूड कौन बना रहा है? ऑटोट्रॉप्स, दे प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल। बट ग्रीन प्लांट्स या ऑटोट्रॉप्स के अलावा जितने भी लिविंग्स हैं इस धरती पर वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स कंज्यूम करने वाले। क्लियर। चलिए मैं यहाँ एक फूड चेन ड्रॉ कर रही हूँ। फूड चेन वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, बट आप लोगों ने फूड चेन पहले भी पढ़ रखा है ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ। लेट अस सपोज यहाँ है ग्रास, ग्रास को खाया डियर एंड डियर को खाया लॉयन, इट इज अ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। ग्रास, डियर एंड लॉयन, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर। क्लियर। प्रोड्यूसर से बनाए हुए खाने को कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर। चलिए ये हो गया हमारा कंज्यूमर, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसर से बनाए हुए खाने को खाता है। तो फिर लॉयन क्या हुआ? लॉयन भी हुआ कंज्यूमर, लॉयन भी हुआ कंज्यूमर। क्लियर। तो भाई कौन सा कंज्यूमर हुआ? दोनों को हम लोग कंज्यूमर कैसे कह देंगे? वैसा लिविंग। अब ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड, यहाँ पर भाई ये क्या कर रहा है? प्लांट्स को खा रहा है, ये क्या कर रहा है? इसे खा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड कंज्यूमर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था। एंड दीज आर हर्बीवोर, पढ़ा है कभी? कार्निवोर एंड ओमनीवोर एंड ओमनीवोर। ये टर्म आप लोगों ने बचपन से सुना है आप लोगों ने, ठीक है। हर्बीवोर वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट को ही सिर्फ खाते हैं, जैसे काउ, बफेलो, कैमल, हॉर्स, सो ऑन, ठीक है। वैसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हो। कार्निवोर्स वैसे एनिमल्स जो कि दूसरे लिविंग्स को खाते हो, जैसे लॉयन, टाइगर, वल्चर, फॉक्स,
ये सारे आ गए, ठीक है। एंड ओमनीवोर्स, वैसे एनिमल्स या वैसे लिविंग्स जो कि प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हो एंड एनिमल्स को भी खाते हो, जैसे वी आर, ह्यूमंस, क्रो, बियर, ये सारे, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, क्लियर। तो इसमें जो हर्बीवोर्स हैं, डियर क्या है, क्योंकि ये ग्रास को खाता है तो डियर क्या है, हर्बीवोर है। तो इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, रहेगा हर्बीवोर, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज यहाँ लॉय नहीं, कोई अजगर आ जाए, ठीक है, अजगर आकर के डियर को खा जाए, स्नैक, और उस स्नैक को खा जाए हॉक। अब ऐसा कुछ हो, ठीक है, मैं तो यहाँ समझाने के लिए बोल रही हूँ। इट इज ऑल्सो कंज्यूमर एंड इट इज ऑल्सो कंज्यूमर, भाई सारे तो कंज्यूमर्स ही कहलाएंगे। तो ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो हर्बीवोर्स रहेगा वो कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड, जो कि हर्बीवोर्स को खा रहा हो, वो एनिमल जो कि हर्बीवोर्स को खा रहा हो, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो कि कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे टर्शियरी कंज्यूमर। इज दैट क्लियर? तो अब आपका ये टर्म क्लियर हो गया, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, क्लियर। चलिए, अब हम लोगों का प्रोड्यूसर क्लियर हो चुका है, कंज्यूमर क्लियर हो चुका है, एंड इसका लास्ट है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिकम्पोज कर दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं और ये डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और इन्हीं की वजह से बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है। तो डीकम्पोजर्स वैसे लिविंग्स जो कि माइक्रोस्कोपिक्स हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं एंड ये डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज टर्म आप लोग समझ रहे होंगे, जस्ट मैंने बताया था ऑर्गेनिक मटेरियल को। तो भाई डिकम्पोजर्स का क्या फायदा है? ये तो अब ऐसा सुनने में लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हानिकारक है, बट आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी होते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल होते थे चीज़ बनाने में एंड सो ऑन, बहुत सारे जगह पे, मेडिसिन में, इन सारे जगहों पर ये यूजफुल होते थे। भाई इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इस डिकम्पोजर्स का क्या काम है? बहुत बड़ा काम है। दो मेन काम होता है इस डिकम्पोजर्स का, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। इनका यूज यानी एडवांटेज नंबर 1 फॉर व्हाट, डिकम्पोजर का, ये क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिविंग की बॉडी में मौजूद होते हैं उसे ये सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप ये देखिए, हमारी बॉडी में जो भी नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, हमारा बॉडी, ये ऐसे लिटरेचर का ये टर्म है, मिट्टी के बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, ठीक है, ये हमारा लिटरेचर का टर्म है। बट आप इसे साइंस में भी देखिए, मैंने क्या कहा, एप्पल ले लो, उसे मिट्टी में रख दो, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाएगा। इट मीन्स सारे लिविंग की बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे नेचर से लिए होते हैं, और इस वजह से हमारा जब डेथ हो जाता है, हमारे मरने के बाद वो फिर से डिकम्पोज करके वो सारे न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज हो जाते हैं ड्यू टू दिस डिकम्पोजर्स, और वो फिर से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नेचर में मिल जाते हैं। यानी यहाँ क्या होता है, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स नेचर से लेकर हम लोगों का बॉडी बना, ठीक है। अब जैसे हम लोग आज जिंदा है, क्यों? क्योंकि भाई ये ग्रास है, यानी कि जो प्लांट्स है उसने नेचर से न्यूट्रिएंट्स लिया, उसने सनलाइट का यूज किया, उसने खाना बनाया, उसे गोट ने खाया, उस गोट को हमने खाया, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वही नेचुरल सब्सटेंस मिलकर हमारी बॉडी को बनाते हैं, और आफ्टर द डेथ एंड डिकेइंग ऑफ आवर बॉडी वो क्या होता है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स फिर से नेचर में चले जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है?
डिकम्पोजर्स की वजह से होता है। क्लियर? दूसरा, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं। अब यदि मान लिया ये डिकम्पोज नहीं होता, मैंने एप्पल की बात कही, आप वेजिटेबल्स पील्स ले लो, जो भी घर से जो भी गार्बेजेस निकलते हैं बायोडिग्रेडेबल, यदि हम लोगों ने उन्हें उसे कहीं फेंक दिया और वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्या होगा? पॉल्यूशन काउज करेगा वो। बट आफ्टर डिकम्पोजिशन वो न्यूट्रिएंट्स, उस जो भी हमारा गार्बेजेस है उसके अंदर जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से नेचर में मिल जाता है और इस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजर्स, तो आपको उसमें 2 पॉइंट्स ही लिखने होंगे। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आता, ये नहीं कि 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछ देगा मैम कैसे बनाएंगे हम लोग, वैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो आते हैं जनरली साइंस के चैप्टर में टेल क्वेश्चंस आते हैं, यानी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको 1 वर्ड्स 2 वर्ड्स ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा तो 1 वर्ड क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, देन 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इस तरह से करके आते हैं। कोई 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना तो वो डिवाइडेड रहता है, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा तो ये कह देना कि मैम आपने तो कहा था पूछा नहीं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अब हम लोगों को पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक लिविंग्स इन वाटर। भाई हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं, बट कुछ प्रोड्यूसर एंड कुछ कंज्यूमर्स माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। और ये जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स में रहते हैं एंड प्लांट्स के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं या वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, तो इस माइक्रोस्कोपिक लिविंग्स को हम लोग कहते हैं प्लैंक्टॉन्स। Planktons are the microscopic living organisms which float in water. Clear? Now, it is of 2 types. ये 2 तरह के होते हैं। भाई अब organisms की बात कर रहे हैं तो हम लोग plants की भी बात करेंगे और animals की भी बात करेंगे। तो ये है phytoplanktons. Phyto term जहाँ आएगा it is related with plant and zooplankton जू टर्म जहाँ आएगा इट इज रिलेटेड विद एनिमल्स। अब आप लोग जू जाते होगे, वहाँ पे क्या स्टोर करके रखा जाता है? एनिमल्स को। ठीक है, तो उसे हम लोग जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, जू जो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट्स, यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एंड जू प्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एल्गी। एल्गी का नाम आप लोगों ने सुना है, देखा भी है एल्गी। अब देखा है, कहाँ देखा है? हम सभी ने अपने घरों में एल्गी देखा है, कहीं ना कहीं रोड पर देखा है। साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो जो ग्रीन कलर का वो चिकना जैसा लग जाता है जिसे काई कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसे काई कहा जाता है। ठीक है, वैसे ग्रीन कलर का चिकना चिकना लग जाता है रोड पे, बारिश के दिनों में अक्सर हम लोग देखते हैं, वो दीज आर एल्गी। तो ये एल्गी होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, वो सिर्फ ग्रीन कलर का दिखता है। एंड इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोएंस। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आया है, आप लोगों को पता है ये सारे टर्म्स। ठीक है, ऑल दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगी फूड चेन, फूड वेब एंड रिलेटेड टॉपिक्स विद देम। ओके, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय।